Welcome to Academy of Earth Sciences. This is Akansha, and I am bringing you a brand new series of CSIR previous year questions. So let's get started. Let's begin with question number 1. The downward bending of isotherms is commonly observed in which one of the following tectonic settings? Okay, let's see. First, let's understand isotherms क्या होता है. Basically, ऐसी lines जो areas of equal temperature को connect करती है. Okay, so यहाँ पे हमारे पास है subduction zone, volcanic arc environment, crater interior and divergent plate boundary. Divergent plate boundary के केस में जो हमारे isotherms होते हैं वो जहाँ पे plate boundary diverge हो रही होती है वहाँ पे वो shallow हो जाते हैं but वो bend नहीं होते. So this one is not right. Then volcanic arc and subduction zone settings हम इस diagram में देखते हैं. As you can see यहाँ पे ये subducting slab है. ये सबडक्टिंग स्लैब है और ये हमारे आइसोथर्म्स हैं. एज यू कैन सी ये आइसोथर्म्स यहाँ पे बेंड हो रहे हैं एज दे आर टचिंग दी सबडक्टेड स्लैब क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है. यहाँ पे हमारी जो स्लैब है इट इज़ कोल्ड एज कम्पेयर टू दी सराउंडिंग एरिया. सो हमारी ये जो आइसोथर्म्स है ये बेंड हो रहे हैं एंड दे आर मूविंग बेंडिंग अपवर्ड्स व्हेन दे आर रीचिंग दिस वॉल्केनिक आर्क इन्वायरमेंट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी subduction zones, option A. Moving on to question number 2. In context of biodiversity evaluation, the species of organisms that are particularly sensitive to pollutants, human interferences, ecosystem instability or other such disturbances are referred to as. Okay, let's see all of them one by one. First we have vulnerable species. Vulnerable species ऐसी species होती हैं जिनकी population 30% से ज़्यादा कम हो जाए किसी भी एरिया में, उन स्पीशीज को हम वल्नरेबल स्पीशीज कहते हैं. सो देन वी हैव इंडिकेटर स्पीशीज. इंडिकेटर स्पीशीज किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को इंडिकेट करती है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं और अगर वो कहीं पे एक्सटिंक्ट हो जाए या वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाए सो उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो बायोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं एंड दिस कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर फॉर द चेंज इन बायोलॉजिकल कंडीशंस और चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. देन वी हैव सेंसिटिव स्पीशीज. सेंसिटिव स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस में ही सर्वाइव कर सकती हैं, यानी कि अगर उस इन्वायरमेंट में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं ह्यूमन इंटरफेरेंसेस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से या इन्वायरमेंट में किसी चेंज की वजह से, सो ये स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है या फिर ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं. सो ये स्पीशीज़ ह्यूमन इंटरफेरेंस से या फिर पॉल्यूशन से डिस्टर्ब हो सकती है. एंड द लास्ट इज कीस्टोन स्पीशीज़. कीस्टोन स्पीशीज़ बेसिकली किसी भी इकोसिस्टम का एक डिफाइनिंग पार्ट होती है, यानी किसी भी इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें कीस्टोन स्पीशीज़ की ज़रूरत पड़ती है. सो the species that are sensitive to the pollutions and human interferences is the sensitive species. So the answer would be option C. Moving on to question number 3. Which of the following indicates that mantle is solid? Okay, first we have mantle convection. Mantle convection से हमें पता चलता है कि plate motion कैसे होता है, because mantle convection is basically the driving mechanism of the plate motion. So it cannot tell us whether the mantle is solid or not, so not correct. Then we have phase transformations. phase transformations का मतलब क्या है? बेसिकली जैसे जैसे हम मेंटल की डेप्थ में जाते हैं बहुत सारे मिनरल्स प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से अपनी फेजेस चेंज कर लेते हैं. सो उसकी वजह से हमें मेंटल के अंदर डेंसिटी वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि हमें जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी. सो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हमें सिर्फ ये सब बता सकती है, बट इट कैन नॉट टेल वेदर द मेंटल इज सॉलिड और नॉट. Then we have subduction of a slab to a depth of 600 kilometers. अब subduction zones में oceanic plate subduct होते हैं because of the density variations, but again it cannot tell us whether the mantle is solid or not. So this is also not right. Then the last option is propagation of S waves. S waves basically shear waves होती है और shear हमें हमेशा किसी भी solid body के अंदर देखने को मिलेगा, liquids के अंदर हमें shearing देखने को नहीं मिलती. So that is why the propagation of S waves will tell us that the mantle is solid
and these S waves, they are not seen in the outer core, and that's why we know that outer core is liquid. So the correct answer would be option C. Moving on to question number 4. If Z and rho are depth and density of seawater respectively, then the amplitude of internal wave will be. Okay. इंटरनल वेव्स क्या होती है? इंटरनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी डेंसिटी चेंज होती है विद इंक्रीजिंग डेप्थ, यानी जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी इनकी डेंसिटी चेंज होती रहेगी. सो वी हैव टू टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरनल वेव्स. सो इंटरनल वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, यानी कि एम्पलीट्यूड जब इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी. नॉर्मली वेव्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है डेंसिटी के साथ, बट इंटरनल वेव्स में ये रिलेशन ऑपोजिट होता है. सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन डेल रो अपॉन डेल जेड, दिस इज रॉन्ग. इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया एंड वी आर सेइंग कि इनका रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स. So this is also not right. Decrease with decreasing del rho upon del z, again this is also a direct relationship, so this is also not right. So the correct answer would be increases with decreasing del rho upon del z, क्योंकि इनका relationship क्या होता है? Inverse. So this answer is correct. Moving on to question number 5. The strengthening of westerlies with height above Earth's surface is attributable to. Okay, let's see. Strengthening of westerlies with height. ओके क्या होता है? जैसे जैसे पोल्स और इक्वेटर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारी वेस्टर्लीज हाइट के साथ स्ट्रेंथन होती है. ओके लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट वी हैव वीकनिंग ऑफ ईस्टर्लीज विद हाइट. ओके, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेस्टर्लीज एंड वीकनिंग ऑफ ईस्टर्लीज, ये दोनों के दोनों फिनोमेना एक साथ होते हैं. ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये एक दूसरे की वजह से नहीं होते. सो दिस ऑप्शन इज not right. Then increasing north-south temperature gradient with height, this could be correct. Let's see other options too. Decreasing atmospheric pressure with height, no. Then the last option is increasing height of troposphere towards equator, this is also not true. So the strengthening of westerlies is caused due to the difference, or we can say the increase in the temperature gradient between north and south. So option B is the correct answer. Moving on to question number 6. An air mass is characterized by similar properties of blank and blank in any horizontal direction. Okay. So air masses क्या होता है? Air masses basically एक large body होती है air की, जिसके अंदर humidity और temperature constant या uniform रहता है. So let's see which option is correct. First is pressure and temperature. Temperature is correct but not pressure. Pressure vary कर सकता है किसी भी air mass के अंदर, so not correct. Then we have wind speed and pressure. Wind speed और pressure दोनों ही vary कर सकते हैं, so this is also not correct. Then we have wind speed and temperature. Again temperature is correct but not wind speed, so this option is not correct. Then last is temperature and moisture. Moisture is humidity, so this one is correct. So the option would be option D. Moving on to question number 7. Which one of the following is not a zonal soil? ओके फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जोनल सॉइल. जोनल सॉइल की दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट कि ये एक लार्ज एक्सटेंट या लार्ज ज्योग्राफिकल जोन में हमें देखने को मिलती है, और दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि ये टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड द क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉक दैट इज प्रेजेंट इन एन एरिया. एज वी नो सॉइल्स आर फाउंड बाय द क्रशिंग ऑफ रॉक्स, बट जोनल सॉइल डिपेंड करती है एरिया की क्लाइमेट और वेजिटेशन के ऊपर. So let's see which of the following is not a zonal soil. First we have podzol. Podzol depend करती है type of vegetation पे, because ये हमें देखने को मिलती है ऐसे forest में जहाँ पे जो trees होते हैं या vegetation होती है उनकी leaves होती हैं जो बहुत ही broad होती हैं. So this one is a zonal soil. Then we have Chernozem. Chernozem is again associated with prairie and steppe vegetation. So this is also a zonal soil. Then we have saline and alkaline. Saline and alkaline soil क्या होती है? जो कि soluble salts की वजह से बहुत ही harmed होती है, यानी कि the soil which is harmed by the soluble salts. और इसके अंदर हमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट्स ये सब देखने को मिलते हैं. So this one is not a zonal soil. Then the last option is pedalfer.
पेडाल्फर भी एसोसिएटेड है विद अ सर्टेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये हमें डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलती है. सो दिस इज ऑल्सो अ जोनल सॉइल. So the correct answer would be option C, saline and alkaline soil. Moving on to question number 8. Which one of the following basins form in collision zones? Okay, let's see. First we have four-arc basin. Four-arc basins are basically formed adjacent to a subduction zone. So this one is not correct. Then we have foreland basin. Foreland basins are basically parallel to a mountain belt. Then we have back arc. Back arc basins are again formed at subduction zones. And the last is pull apart basins. They are basically formed in divergent boundaries. Okay. So collision zones हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? जहाँ पे दो प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही होंगी, यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे हमें ये देखने को मिलेंगे. सो सबडक्शन में क्या होता है? डाइवर्जेंट में, यानी कि पुल अपार्ट, तो हमारा आंसर ऑलरेडी करेक्ट गलत हो गया. सबडक्शन जोन्स में क्या होता है? सपोज ये दो प्लेट्स हैं. सपोज दिस इज ओशनिक प्लेट एंड दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट. सो कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी कम होती है, वो लाइटर होती है एज कम्पेयर टू ओशनिक प्लेट. सो दिस प्लेट विल सबडक्ट. ये प्लेट सबडक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे कोलिजन हमें देखने को नहीं मिलेगा. सो हमें कोलिजन कहाँ देखने को मिलेगा? माउंटेन बेल्ट्स में, क्योंकि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब हमें वहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग देखने को मिलती है. यहाँ पे बेसिकली माउंटेन बनेंगे जहाँ पे दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में कोलाइड करते हैं. सो फोरलैंड बेसिन विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज पैरेलल टू अ माउंटेन बेल्ट विच इज फॉर्म्ड इन अ collision zone, or we can say convergent boundary. Moving on to question number 9. Which one of the following is an example of impeded sand dune? Okay. Impeded sand dunes क्या होता है? ऐसे sand dunes जिनकी जो shape होती है, it is highly influenced by the presence of vegetation or any topographical barrier in that area. So let's see which is the correct answer. First we have barkans. Barkans basically क्या होता है? Crescent shaped dunes होते हैं. Suppose this is the wind direction. तो यहाँ पे हमें ऐसे क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स देखने को मिलेंगे जिनकी पॉइंटेड जो एंड्स हैं, ये वाले एंड्स, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. ये हमें ऐसे एरियाज में देखने को मिलते हैं जहाँ पे सैंड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और विंड जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, बट दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन और एनी टोपोग्राफिकल बैरियर. सो दिस इज नॉट करेक्ट. देन वी हैव ट्रांसवर्स. अगेन ट्रांसवर्स ड्यून्स भी हमें ऐसे एरिया में देखने को मिलते हैं जहाँ पे सैंड सप्लाई एंड विंड डायरेक्शन बहुत ही हाई होता है. यहाँ पे हमें जो सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं ऐसे बैरियर की शेप्स के देखने को मिलते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर होते हैं टू द विंड डायरेक्शन. सो दीज आर अगेन नॉट influenced by the vegetation or any topographical barrier, so they are also not correct. Then we have star dunes. Star dunes क्या होते हैं? जहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन से विंड आ रही है. सपोज हमें कई डायरेक्शन से विंड देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे हमें स्टार की शेप के या फिर मल्टीपल डायरेक्शंस में हमें ड्यून्स देखने को मिलेंगे जो मल्टीपल डायरेक्शन की जो विंड है उसकी इन्फ्लुएंस से बनेंगे. अगेन they are also not influenced by the vegetation or topographical barriers, so this is also not correct. Then we have parabolic dunes. Parabolic dunes क्या होता है? Barken dunes के opposite कह सकते हैं हम इन्हें. इनके अंदर क्या होता है? Suppose this is the wind direction. Pointed ends जो होते हैं, ये भी crescent shape के होते हैं, लेकिन जो pointed ends होते हैं they are in the upstream direction like this. और यहाँ पे ये impede हो जाते हैं due to the vegetation that is present in that area. So they are highly influenced, their shape is highly influenced by the vegetation. They are basically stabilized by the presence of vegetation. So the correct answer would be parabolic dunes. Moving on to question number 10. Mercury has no known satellites because of its... Okay. Let's see. सबसे पहले समझते हैं कि सैटेलाइट्स या मून्स बेसिकली क्या होते हैं. ये ऐसी बॉडीज होती हैं जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. अब किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए बेसिकली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. जैसे कि सन
के अराउंड सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। अर्थ के अराउंड मून रोटेट करता है क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। सो मर्क्यूरी के पास ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो हर जिस भी बॉडी के अंदर मास होता है वो हर बॉडी is capable of exerting a gravitational force. So why does Mercury has no satellites? Let's see. Okay. Mercury के अंदर क्या होता है? Mercury is closest to the sun. Mercury sun के closest है, उसकी वजह से उस planet के ऊपर sun की जो gravitational force है उसका effect बहुत ज़्यादा है। और अगर उसके अराउंड एक मून फॉर्म भी हो जाता है, सपोज कोई मून बन गया मर्क्यूरी के पास में, सो अब मर्क्यूरी के पास इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए कि वो उस मून को अपने ऑर्बिट के अंदर कंटेन करके रख सके, यानी कि वो मून मर्क्यूरी के चारों तरफ घूमता रहे, इतनी उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए। बट वो सन की प्रॉक्सिमिटी में है, इसलिए सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, तो सन उस मून को अपनी तरफ खींच लेगा और मर्क्यूरी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि मर्क्यूरी का साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू सन। सो द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सन इज इन्फ्लुएंसिंग the Mercury not having any satellite. So the correct answer would be proximity to sun. Moving on to question number 11. Identify the incorrect pair. First we have solute load and dissolved load. Okay, so they are basically the same thing. क्योंकि solutes क्या होते हैं? Solution की फॉर्म में या जो सेडिमेंट solution की फॉर्म में वाटर के साथ फ्लो करते हैं उनको हम solute load कहते हैं। एंड अगेन dissolved load means the same thing, यानी कि ये वाटर के अंदर या रिवर के अंदर डिजॉल्व होकर जो सेडिमेंट्स मूव करते हैं उनको हम सॉल्यूट लोड या डिजॉल्व लोड कहते हैं। सो दिस इज नॉट द इनकरेक्ट पेयर। देन वी हैव बेड लोड एंड ट्रैक्शन लोड। अगेन बेड लोड एंड ट्रैक्शन लोड आर आल्सो द सेम थिंग बिकॉज ये ऐसे सेडिमेंट्स होते हैं जो बेड के अलोंग या रिवर बेड के अलोंग रोल करते हुए या फिर स्लिप करते हुए, स्किप करते हुए, जो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द बेड मूव करते हैं उनको हम बेड लोड या ट्रैक्शन लोड कहते हैं। सो दिस पेयर इज ऑल्सो करेक्टली पेयर्ड, सो नॉट द राइट आंसर। देन वी हैव सस्पेंडेड लोड एंड वॉश लोड। सस्पेंडेड लोड ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ऊपर फ्लोट करते हैं, यानी कि वो सेडिमेंट्स जो ना तो डिजॉल्व हो सकते हैं और ना वो इतने हैवी हैं कि वो बेड लोड की फॉर्म में ट्रैवल कर सके। सो वो कैसे मूव करते हैं? वो सस्पेंडेड लोड की फॉर्म में सरफेस के ऊपर स्विम करते हुए सरफेस के अलोंग मूव करते हैं, उनको हम कहेंगे सस्पेंडेड लोड या वॉश लोड। सो दिस इज ऑल्सो पेयर्ड करेक्टली, सो नॉट द राइट आंसर। देन द लास्ट इज ट्रैक्शन लोड एंड सॉल्यूट लोड। सो ट्रैक्शन लोड अभी हमने डिस्कस किया था, ये बेड के बॉटम के अलोंग मूव करते हैं, एंड सॉल्यूट लोड ये सॉल्यूशन में मूव करते हैं। सो दिस पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली, सो दिस वन इज द राइट आंसर। Moving on to question number 12. Rayleigh waves, let's see. First option is propagates as spherical wave fronts. So spherical wave fronts हमें ऐसे एरिया में देखने को मिलते हैं या ऐसी पर्टिकुलर बॉडी में देखने को मिलते हैं जो बॉडी आइसोट्रोपिक होती है, यानी कि उसके हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, वहाँ पे हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट्स देखने को मिलते हैं। अब रेले वेव्स हमें सरफेस पे देखने को मिलती है एंड अर्थ सरफेस इज नॉट आइसोट्रोपिक, सो दिस वन इज नॉट करेक्ट। Then we have propagate at cylindrical waves. This could be correct. Then we see travel faster than love waves. Actually, love waves are more destructive and they are faster than the Rayleigh waves. So this is also not correct. Then we have are generated at hypocenter of by an earthquake. Hypocenter और focus पे हमें basically body waves देखने को मिलती हैं, और जब ये बॉडी वेव्स सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं तब हमें सरफेस वेव्स देखने को मिलती हैं, फॉर एग्जांपल रेले एंड लव वेव्स। सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, प्रोपोगेट्स एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, क्योंकि हमें रेले वेव्स में ग्राउंड रोल देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। Moving on to question number 13. Which one of the following ore deposits is typically found by magmatic segregation process? So magmatic segregation is an ore forming process in which the minerals are concentrated by settling them out of a cooling magma. So let's see which option is correct. First we have porphyry copper. Porphyry copper is found by basically hydrothermal processes. यहाँ पे हमें किसी भी
पोर्फिरी कॉपर डिपॉजिट के नीचे डेप्थ में एक वॉल्यूमिनस मैग्मा चैम्बर देखने को मिलेगा जहां से ये हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स ओरिजिनेट होते हैं. सो दिस इज नॉट राइट. देन वी हैव बॉक्साइट. बॉक्साइट बेसिकली एल्यूमिनियम ओर है जो कि हमें वेदरिंग से मिलता है एल्यूमिनियम कंटेनिंग मिनरल्स या रॉक्स की. जिन रॉक्स के अंदर एल्यूमिनियम कंटेनिंग मिनरल्स होते हैं उन रॉक्स की वेदरिंग से हमें बेसिकली बॉक्साइट ऑब्टेन होता है. So this is not formed by any igneous process because magmatic segregation igneous process है. So this is not right. Then the last option is phosphorite. Phosphorite igneous and sedimentary दोनों processes से बनता है. ये ocean upwelling से भी बनता है और ये disseminated replacement जो कि एक igneous process है, इन दोनों processes से हमें देखने को मिलता है. So this is not right. So the correct answer is chromite. Chromite हमें magmatic segregation से मिलता है. So this one is the right answer. Moving on to question 14. Which one of the following equations relates horizontal convergence with vertical motion? Okay, first we have Navier-Stokes equation. Navier-Stokes equation basically tells us about the flow of an incompressible fluid. So this one is not right. Then we have geostropic balance equation. Geostropic balance equation basically signifies the balance between Coriolis force and the pressure gradient force. So this one is also not correct. Then we have continuity equation. Continuity equation इस टाइप की इक्वेशंस होती है जैसे हमने देखा होगा P1 V1 equal to P2 V2, यानी कि the amount of substance that is entering the system, that same amount is also exiting the system. यानी कि सिस्टम में जितना मटेरियल इनपुट हो रहा है उतना ही मटेरियल आउटपुट हो रहा है. उस टाइप की इक्वेशंस को हम कंटिन्यूटी इक्वेशंस कहते हैं. So again this is not right. So the correct answer is B, vorticity equation, and this relates the horizontal convergence with the vertical motion in the atmosphere. Moving on to question number 15. Which one of the following options is best way to protect yourself from lightning if you get caught in an open field during a thunderstorm? Okay, let's see. Lie flat on the ground with your face down. If we lie flat on the ground with our face down, तो क्या होगा, हमारा जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा और हम अर्थ के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे. सो उसकी वजह से लाइटनिंग हमारे ऊपर गिरने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. सो दिस वन इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन. देन वी हैव टेक शेल्टर अंडर द नियरेस्ट ट्री. अगर हम किसी ट्री के पास खड़े होंगे, किसी ट्री के नीचे खड़े होंगे, क्योंकि टॉल ऑब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा लाइटनिंग अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि टॉल बिल्डिंग्स या फिर कोई पोल या फिर ट्रीज ऑल्सो. कोई भी टॉल ऑब्जेक्ट से हमें दूर रहना चाहिए. सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट राइट. देन वी हैव क्राउच ऑन योर टोज. अगर हम टोज पे क्राउच होंगे तो हमारा जो अर्थ के साथ सरफेस कांटेक्ट है वो भी कम हो जाएगा और हमारी जो हाइट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब हम टॉल ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हम शॉर्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे. सो दिस वन कुड बी द राइट ऑप्शन. देन द लास्ट इज स्टैंड स्ट्रेट अप. अगेन इफ यू स्टैंड स्ट्रेट अप, हमारा अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट तो कम होगा, बट क्या होगा, हम टॉल ऑब्जेक्ट के अंदर कंसिडर होंगे. तो टॉल ऑब्जेक्ट्स दे अट्रैक्ट लाइटनिंग more than the shorter objects. So this one is also not right. So the right answer would be crouch on your toes. Moving on to question number 16. Water flows in the river channel transporting fine sediments and dissolved material, but its gradient from an elevation above sea level remain essentially the same. This type of equilibrium is defined as. Okay, first we have static equilibrium. Static equilibrium का मतलब है जब हमारे वाटर के ऊपर या हमारे रिवर फ्लो के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो किसी भी पॉइंट पे, यानी कि द वाटर इज व्हेन द वाटर इज नॉट फ्लोइंग, इन दैट केस वी से दैट इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. सो दिस वन इज नॉट करेक्ट. देन वी हैव डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, जितना हमारा इरोजन हो रहा होता है उतना ही डिपोजिशन होता है, यानी कि जितना सेडिमेंट्स इरोड होके जा रहे होते हैं उतने ही सेडिमेंट्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लेवल है अबव दी मीन सी लेवल वो मेंटेन रहता है. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? ओके, orbital angular momentum is given by mvr, where m is the mass, v is the velocity and r is the radius. So let's see which planet has the highest angular momentum. It is given by L. So as you can see here, we have the radius, which is the r, and we have orbit periods, yeah, number of days that is taken to get through that orbit.
सो इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं. सो वी हैव v here and we have mass of each planet and this one is the momentum. So let's see which planet has the highest momentum. First we have Jupiter. Jupiter का angular momentum है 1.9 into 10 raised to the power 43. Okay, then we have Saturn. Saturn is 7.8 10 raised to the power 42. So abhi Jupiter is leading. Then we have Mars. Where is Mars? Mars is 3.5 into 10 raised to the power 39. So again Jupiter is higher than that. And then we have Earth. Earth has 2.7 10 raised to the power 40. So the highest out of the 4 is Jupiter. So this one is the correct answer. Moving on to question number 18. The stability of boundary layer can be considered neutral when the vertical gradient of potential temperature is. Okay, let's understand both of the terms, boundary layer and potential temperature. Boundary layer होती है ट्रोपोस्फेयर की लोएस्ट मोस्ट लेयर जो अर्थ के सरफेस से इन्फ्लुएंस होती है. एंड पोटेंशियल टेम्परेचर क्या होता है? पोटेंशियल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर दैट अ ड्राई एयर मास वुड अटेन इफ इट इज बॉट एडियाबेटिकली to a particular reference pressure which is usually considered 100 millibar. यानी कि 100 millibar पे हम किसी एयर मास को ड्राई एडियाबेटिकली अगर उसका हम टेम्परेचर रेज करें, so that temperature would be called the potential temperature of that particular air mass. So let's see. Then we have another term which is lapse rate. Lapse rate क्या है? Lapse rate is basically जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं उस हाइट के साथ the rate of decrease of temperature is called the lapse rate. So let's see this diagram. यहाँ पे हमारे पास x axis पे है potential temperature and on the y axis we have height. So यहाँ पे हमें gradient देखने को मिल रहा है of potential temperature with height. So let's see. हमारे पास 3 condition है, unstable, neutral and stable. Let's see. ओके, इक्वल टू ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट. अगर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट का केस है तो हमें जो ये ग्रेडियंट है पोटेंशियल टेम्परेचर का वो हमें स्टेबल देखने को मिलेगा. यानी कि स्टेबल कंडीशन होगी जब पोटेंशियल टेम्परेचर का ग्रेडियंट ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के इक्वल होगा. तो दिस कंडीशन वुड बी स्टेबल. Then we have equal to moist adiabatic lapse rate. जब ये moist adiabatic lapse rate के equal होगा gradient of the potential temperature, तो उस केस में हमें stable condition, unstable conditions देखने को मिलेंगी. And when it is zero, यानी कि जब ये gradient zero होगा तो अब उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा? उस केस में हमें neutral देखने को मिलेगा हमारा gradient. एंड अगेन नेगेटिव की केस में अगेन हमें अनस्टेबल देखने को मिलेगा. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 0. सो बाउंड्री लेयर की स्टेबिलिटी कब न्यूट्रल होगी? जब पोटेंशियल टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा. मूविंग ऑन टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. द एपिसेंटर ऑफ अ डीप फोकस अर्थक्वेक इज नॉर्मली लोकेटेड एट अ डेप्थ इन किलोमीटर ऑफ. ओके, एपिसेंटर एंड फोकस, हमारे पास 2 टर्म्स हैं. फोकस क्या होता है? जहाँ पे भी हमारा जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और हाइपोसेंटर. और उस पॉइंट के जस्ट अबव ग्राउंड सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एपिसेंटर. ओके, अब ये एक ट्रिक क्वेश्चन है. ये हमसे पूछ रहा है कि एपिसेंटर कहाँ पे लोकेटेड होगा डीप फोकस अर्थक्वेक का. एपिसेंटर कहाँ पे होता है? ग्राउंड सरफेस पे. सो एपिसेंटर की डेप्थ क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वो किसी भी डेप्थ पे नहीं मिलेगा, वो हमें सरफेस पे देखने को मिलेगा. सो हमें एग्जाम में इस टाइप के ट्रिक क्वेश्चंस को भी देखना है. अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें लगेगा कि ये मे बी डीप फोकस अर्थक्वेक पूछ रहा है कि कौन सी डेप्थ पे होते हैं, बट हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है. ये हमसे पूछ रहा है कि एपिसेंटर कहाँ होगा. हर अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहाँ होगा? सरफेस पे. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 0. Moving on to question number 20. Identify the type of mass movement. Okay, यहाँ पे हमें convex type structures देखने को मिल रहे हैं. Something is flowing downwards और हमें यहाँ पे convex
टाइप स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर ये स्ट्रक्चर्स ऐसे होते तो हम बोल सकते थे कि ये कॉन्केव स्ट्रक्चर्स हैं, बट दीज स्ट्रक्चर्स आर लाइक दिस, so these are convex type structures. So let's see. First we have rotational slide and rotational slump. Rotational slide and rotational slump are basically the same thing, but यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। स्लाइड के केस में क्या होता है, सरफेस रप्चर होता है। लेट्स सी दिस डायग्राम। यहाँ पे ये सरफेस रप्चर हुआ और यहाँ पे हमें एक कॉन्केव टाइप, एक डिप्रेशन टाइप देखने को मिलेगा, यानी कि ये सरफेस रप्चर होगा, कॉन्केव फॉर्म में होगा, उसके बाद ये स्लाइड करके ये मास मूवमेंट नीचे चला जाएगा। सो दिस वन इज रोटेशनल स्लाइड। रोटेशनल स्लम्प के केस में क्या होता है, मास मूवमेंट वहां पे भी होती है, बट वहां पे जो सरफेस होता है वो ऑलरेडी कॉन्केव होता है, यानी कि वहां पे कॉन्केव सरफेस के ऊपर अगर हमारा मास मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम स्लम्प कहेंगे, और अगर सरफेस रप्चर होके मटेरियल स्लाइड हो रहा है तो हम उसको कहेंगे रोटेशनल स्लाइड। ओके, सो दीज टू ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केव स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। देन वी हैव रॉक फॉल। रॉक फॉल एज यू कैन सी, यहाँ पे किसी भी क्लिफ से रॉक्स की ब्लॉक्स जो है वो फॉल होनी शुरू हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड रॉक फॉल। एज यू कैन सी ये भी स्ट्रक्चर हमें सिमिलर नहीं लग रहा है जैसा स्ट्रक्चर हमें ऊपर देखने को मिल रहा था। Then the last option is solifluction. Let's see the diagram first. So rockfall is also not correct. So let's see the diagram of solifluction. Okay, as you can see यहाँ पे भी हमें कुछ कॉन्वेक्स टाइप स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये मास वेस्टिंग बेसिकली क्यों होती है, अगर किसी भी सॉइल में या किसी भी सेडिमेंट्स के अंदर बार बार फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन देखने को मिले तो वहां पे हमें सॉलिफ्लक्शन देखने को मिलता है। एंड दिस डायग्राम इज वेरी सिमिलर टू द डायग्राम दैट वी हैव सीन अबव, सो द करेक्ट आंसर वुड बी सॉलिफ्लक्शन। So this was the last question of the video. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up, and if you have any questions or queries, write it down in the comment section below, and we will be bringing content like this very regularly, so do follow and subscribe to our channel, and I'll see you in the next video. Goodbye.